दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर से लेकर आज तक यही बात कहे जा रही थी कि राफेल लड़ाकू विमान बहुत शानदार है। इस बात में कोई भी शक की बात नहीं है और जिस तरीके से हम उसे खरीद रहे हैं वो जरा भी सही नहीं है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि फ्रांस भारत को ब्लैकमेल करने पर उतारू है। क्योंकि फ्रांसीसी ये जानते हैं कि भारत रूसी लड़ाकू विमान खरीदेगा नहीं। अमेरिका के दबाव के चलते भारत अमेरिकी लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा, उनकी जिद के कारण, उनके शर्तों के कारण। ऐसे में भारत के पास ऑप्शन ही नहीं है। भारत का खुद का तेजस अभी भारी मात्रा में वायुसेना में शामिल होने को तैयार नहीं है, इसीलिए थक हार कर भारतीय आएंगे तो फ्रांस के पास राफेल खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए हम मनमानी कीमत वसूलेंगे भारत से और वो यही कर रहे हैं। मतलब 2018 में हमने जो कीमत चुकाई थी 36 राफेल के लिए, उससे दुगनी कीमत वसूलने पर उतारू है फ्रांस और हम भी ये पैसा उन्हें दे रहे हैं। यहाँ तक कि ना तो हमें सोर्स कोड मिल रहा है इतनी महंगी कीमत चुकाने के बाद, और ना ही हमें ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी मिल रही है जिससे हम आगे चलकर इन राफेल को खुद से मॉडिफाई कर पाएं या अपग्रेड कर पाएं। यहाँ तक कि सोर्स कोड तो चलो बहुत दूर की बात है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी 100% नहीं मिल रहा। इसीलिए ये डील बुरी है और ये बात सभी लोग कह रहे हैं। और अब हम सबकी बात कहने का असर भी हुआ है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, आज की ये बिल्कुल ताजा खबर है कि भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी राफेल डील को रिजेक्ट करने पर विचार कर रहा है। बल्कि इंडोनेशिया ने तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर भी दिया है। उसने कहा है कि जितने राफेल हम खरीद चुके हैं बस उन्हें हम रिसीव करेंगे और भविष्य में हम कोई और राफेल नहीं परचेज करने वाले। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि भारत भी इस डील के स्ट्रक्चर को लेकर कंसर्न है और इसीलिए इस 114 राफेल की डील को रिजेक्ट करने पर भारत विचार कर रहा है। और हमें बिल्कुल विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं अब आपको इन फ्रांसीसियों की नई शर्तें बताऊंगा ना तो उसे सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल फ्रांसीसी ऑलरेडी $310 मिलियन का एक राफेल देने की बात कह रहे हैं कि हम एक राफेल के लिए आपसे $310 मिलियन लेंगे, यानी कि F-35 जो अमेरिका का लड़ाकू विमान है उससे दुगनी कीमत भारत ने कहा कि चलो दे देंगे, लेकिन आप हमें कम से कम सोर्स कोड तो दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सोर्स कोड नहीं देंगे। भारत ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो दे दो। उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। भारत ने कहा चलो हम ये भी झेल लेंगे, आप कम से कम हमें मैन्युफैक्चरिंग तो 100% भारत में दे दो। तो उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 60 से लेकर 70% तक मैन्युफैक्चरिंग हम आपको दे सकते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे पार्ट हैं वो हम भारत में बनाएंगे, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है लड़ाकू विमान में वो फ्रांस से ही भारत जाएगी, यानी कि एक तरीके से असेंबली भारत में होगी। बस फ्रांस अपना राफेल फ्रांस में बनाएगा, वहाँ से उसे अलग अलग हिस्सों में शिप करके भारत भेजेगा और बस भारत में उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा। और आप जानकर हैरान हो जाओगी कि भारत ने ये शर्त भी एक्सेप्ट कर ली थी। फिर भारत ने एक ऐसी आखिरी चीज मांगी जो कि बहुत ज्यादा आसान थी। भारत ने कहा कि चलो आप सोर्स कोड नहीं दोगे चलेगा, 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं दे रहे हो ठीक है, इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं दोगे चलो ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम अपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन तो हमें दे दो। मतलब कि हमें इतनी चीज तो दे दो कि भविष्य में अपनी मिसाइलें हम खुद लगा सकें या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर लें। मतलब भविष्य में अगर हमें खुद की मिसाइलें लगानी है तो हमें फ्रांस की मंजूरी की जरूरत ना पड़े। हमने बस ये छोटी सी चीज मांगी, लेकिन फ्रांस ने ये भी मना कर दिया। और यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसके देखकर भारतीय सरकार का भी यहाँ पर सब्र का बांध टूट गया और अब भारत सरकार पूरी डील को खत्म करने पर विचार कर रही है। अब आप लोग कहोगे कि जब सारी शर्तें मान ली गई थी तो इस छोटी सी शर्त के कारण डील क्यों कैंसिल कर रहे हैं? तो इसका कारण है इतिहास। दरअसल इतिहास में कारगिल युद्ध के दौरान हमारे पास फ्रांस के नए नए मिराज 2000 लड़ाकू विमान थे। उस समय हमारे पास रूस के और खुद के बनाए हुए कुछ ऐसे बम थे जिन्हें हम बंकर बस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि जो जमीन की गहराई में बंकर बनाकर बैठ जाते हैं या मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल करके बंकर बनाते हैं। हम उन सभी को तबाह करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल एक्सप्लोजर चाहिए और वो हम इन फ्रांसीसी मिराज में लगाकर पाकिस्तान पर बरसाना चाहते थे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि फ्रांस ने हमारे साथ उस समय कोई भी खास कॉर्पोरेशन नहीं किया और इसी वजह से कारगिल में हमें कुछ हद तक नुकसान भी देखने को मिला। इसीलिए भारत ने उसी समय सबक ले लिया था कि भविष्य में कोई भी ऐसा वेपन सिस्टम खरीदेंगे तो सबसे पहले ये चीज मांगी जाएगी कि हम खुद के वेपन इसमें इंटीग्रेट कर सकें विदाउट एनी परमिशन। इसीलिए जब हम यहाँ पर कोई भी लड़ाकू विमान या कोई भी एरियल सिस्टम खरीदते हैं किसी भी देश से, फिर चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, पहली प्रायोरिटी
यही होती है कि हम खुद के वेपन सिस्टम इसमें इंटीग्रेट कर सकें। इसके लिए हमें किसी भी देश से कोई परमिशन की जरूरत ना पड़े। खैर, फ्रांस का लड़ाकू विमान है, वो परमिशन ना देना चाहे तो ना दे, कोई बात नहीं, हम भी ग्राहक हैं, हम भी कोई दूसरा वेपन सिस्टम यहाँ पर देखने की कोशिश अब करेंगे और इसको लेकर आने वाले महीनों में कोई बड़ी अपडेट अब आने ही वाली है। पर मेरे विचार से अब भारत को बिना किसी झिझक के रूस की तरफ देख लेना चाहिए। रूस का Su-57 शानदार लड़ाकू विमान है, मतलब भले ही वो पूरी तरीके से स्टेल्थ ना भी हो, लेकिन राफेल से तो ज्यादा ही स्टेल्थ है। और अगर स्टेल्थ लड़ाकू विमान का काम नहीं भी करता तो नॉर्मल लड़ाकू विमान का तो वो काम बखूबी कर लेता है। इसीलिए Su-57 अच्छा है, जो स्टेल्थ गैप है हमारा उसे भी फिल कर देगा और लड़ाकू विमान का काम तो ये निश्चित तौर पर करेगा ही। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।